Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Students, we completed our chapter 8, the case of sharp-eyed jeweler. The summary was completed in 2 or 3 lectures. Now we shall start to discuss the question answer. Our first question is there. My hobby is perhaps a little out of ordinary. What is the narrator's hobby and how it was out of ordinary? The narrator's hobby is to read detective stories, detective novels. He read many of the stories which were written by Agatha Christie and one of the other writer, Edgar Allan Poe. He read some of the stories written by these writer. नरेटर की हॉबी जो है वो डिडक्टिव स्टोरी पढ़ने की है. His hobby is to study the crime and criminals, the story related to crimes and criminals. उसकी hobby means a habit which is kept by someone during the extra time. The habit of doing something by any person during we can say extra time, during leisure time, यानी जब शाम का वक्त होता है उस समय बहुत सारे लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम होता है. उस एक्स्ट्रा टाइम में जो व्यक्ति जो काम करता है, किसी की गार्डनिंग की हॉबी हो जाती है, किसी की रीडिंग की हो जाती है, किसी की प्लेइंग की, तो डिफरेंट हॉबी होते हैं. तो यहाँ नरेटर की जो हॉबी है वो क्राइम या क्रिमिनल से जुड़ी हुई स्टोरी को पढ़ना, ये उसकी हॉबी है. उसने बहुत सारी कहानियाँ एडगर एलन पो और अगाथा क्रिस्टी द्वारा लिखी हुई बहुत सारी कहानियाँ उसने पढ़ ली थी. व्हाट इज़ द नेक्स्ट है, व्हाई डज ही कंसिडर इट आउट ऑफ ऑर्डिनरी? वो इसको आउट ऑफ ऑर्डिनरी क्यों समझता है? ही कंसिडर्स हिज हॉबी टू स्टडी क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स आउट ऑफ ऑर्डिनरी बिकॉज such type of stories are not usually read by the people. वो इनको इसलिए ऑर्डिनरी मानता है क्योंकि ऐसी जो कहानियाँ हैं वो बहुत सारे लोगों द्वारा नहीं पढ़ी जाती. एंड कीप प्रॉपर केयर ऑफ द थिंग विच हैपन नियर टू देम. एंड सम ऑफ द पीपल don't care anything about those things which happen around them. बहुत सारे लोग जो है उनके चारों तरफ जो होता है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते. लेकिन नरेटर की हॉबी जो है वो क्राइम यानी अपराध और अपराधियों से जुड़ी हुई कहानियाँ पढ़ने की है और लोगों को देखना है कि उसके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटी हो रही है. ये हॉबी उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए है, ऐसा मैंने इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है अपने आसपास होने वाली चीज़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते और ना ही ज़्यादातर लोग ऐसी कहानियाँ पढ़ते जो क्राइम या क्रिमिनल से रिलेटेड होती हैं. नेक्स्ट, why did the narrator find the behavior of the woman standing outside the Regnier strange? जो नरेटर है विलियम मॉरिस यहाँ नरेटर है, वर्णन करता है, कहानी बताने वाला है. वो उस औरत का व्यवहार जो रेगनियर शॉप के बाहर खड़ी थी
अंडरटेकर शॉप की तरफ देखे जा रही थी, उसके व्यवहार को वो अजीब क्यों पाता है, क्यों पाया उसने उसके व्यवहार को। द नरेटर फाउंड द बिहेवियर ऑफ दैट लेडी हु वाज स्टैंडिंग in front of Regnier shop, in a position of Regnier shop in front of Undertaker shop. He found the behavior of that lady strange because that lady was looking towards that shop where nothing was there to see. उसके व्यवहार को उसने इसलिए अजीब माना क्योंकि वो औरत जो है ऐसी दुकान की तरफ देखे जा रही थी टकटकी लगाकर जहां देखने लायक कुछ भी नहीं था। She came there only to repair her brooch instead of purchasing any antique jewelry piece. Secondly, कह सकते हैं कि वो वहाँ पर केवल अपने ब्रूच अ टाइप ऑफ ज्वेलरी पीस, एक तरह का आभूषण, केवल अपने ब्रूच को, सस्ता सा ब्रूच, उसको रिपेयर करवाने के लिए आई थी, कोई ज्वेलरी पीस नहीं खरीदने आई थी। इसलिए भी उसे उसका व्यवहार अजीब लगा। क्यों? बिकॉज देयर वाज a clear-cut message from Regnier shop that from the Regnier shop antique jewelry pieces could be purchased at that place in that shop, in that Regnier shop. No mending work took place. So due to that reason, the behavior of that lady seems strange to narrator. इस कारण जो है नरेटर को उसका व्यवहार, उस औरत का व्यवहार अजीब लगा क्योंकि वो औरत उस दुकान की तरफ टकटकी लगाकर देखे जा रही थी जहाँ देखने लायक कुछ भी नहीं था। दूसरा, वो वहाँ पर एक सस्ता सा फिलग्री ब्रूच रिपेयर करवाने आई थी, जबकि ये एक क्लियर कट मैसेज था पब्लिक में कि रेगनियर शॉप पर कोई मेंडिंग वर्क, कोई रिपेयरिंग वर्क नहीं होता था। वहाँ से एंटिक ज्वेलरी पीसेज खरीदे जा सकते थे, प्राचीन आभूषण खरीदे जा सकते थे, लेकिन वो औरत फिर भी अपने ब्रूच को रिपेयर करवाने आई। तो ये इन कारणों से उसको नरेटर को उस लेडी का व्यवहार जो है अजीब लगा। नेक्स्ट, हर अराइवल एट दिस मोमेंट स्ट्रक मी एज रेदर स्ट्रेंज। Why did the narrator find the young lady's arrival at that time strange? उस औरत का वहाँ उस समय पहुँचना ये नरेटर को अजीब लगा। ये नरेटर को अजीब क्यों लगा, उसका जवाब आपने देना है। Her arrival of that lady at that time seemed strange to narrator because she entered the shop, she entered the Regnier shop at that time when that American was going to leave that shop. उस औरत का अंदर आना इसलिए अजीब लगा क्योंकि उस औरत ने उस समय दुकान के अंदर प्रवेश किया जब वो अमेरिकन दुकान को छोड़कर जा रहा था। Secondly, it was also strange for him as the lady entered there after waiting a long period of time by keeping herself standing position outside of the Regnier shop. He started to think. The narrator, William Morris, asked himself why that lady was waiting for a long period of time if she had to come inside the Regnier shop. उसे इसलिए भी अजीब लगा, पहला तो ये इसलिए अजीब लगा कि वो औरत उस समय एंट्री कर रही थी जब अमेरिकन जा रहा था। सेकेंडली, if that lady had to come inside Regnier shop, then why she was standing outside
ऑफ रेगनियर शॉप फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो वो रेगनियर शॉप के सामने कह लीजिए या अंडरटेकर शॉप के सामने, रेगनियर शॉप के अपोजिशन में की विपरीत दिशा में, रेगनियर शॉप की विपरीत दिशा में और अंडरटेकर शॉप के सामने क्यों इतने लंबे समय से इंतजार किए जा रही थी। यदि उसे अंदर ही आना था तो वो डायरेक्टली अंदर क्यों नहीं आई, उसने इंतज़ार इतना लंबा क्यों किया। ये क्वेश्चन विलियम मॉरिस के दिमाग में आया और उसने खुद से पूछा। तो ये दोनों बातें जो है, इन दोनों बातों ने उसके मन में, नरेटर के मन में शक पैदा किया कि इस लेडी का व्यवहार जो है वो स्ट्रेंज है। नेक्स्ट है, डिड यू थिंक द यंग लेडी हैज़ एक्सीडेंटली ड्रॉप द पेपर इन विच हर ब्रूच वाज रैप्ड। क्या आप ये समझते हैं कि उस औरत ने जानबूझकर उस पेपर को गिराया जिसमें वो ब्रूच रैप्ड मीन्स कवर्ड, ढका हुआ था, लिपटा हुआ था। इफ नॉट, व्हाई डू ही डू सो। यस, वी कैन से द यंग लेडी the young lady knowingly dropped that brooch towards the side of William Morris. Why? अब उस औरत ने knowingly मीन जानबूझकर उस ब्रूच को, वो जो फिलग्री ब्रूच लेकर आई थी रिपेयरिंग के लिए, उस ब्रूच को जानबूझकर विलियम मॉरिस की तरफ, जिस तरफ एक तरफ काउंटर के वो लेडी खड़ी थी, दूसरी तरफ विलियम मॉरिस खड़ा था, रेगनियर असिस्टेंट। तो उस औरत ने जानबूझकर विलियम मॉरिस की तरफ वो फिलग्री ब्रूच का जो रैपर था, वो जो बैग था, उसको खिसकाया, गिराया, ताकि so that William Morris could bend down to pick up that paper packet of filigree brooch, and meanwhile she could take the ring which was pasted under the counter with the help of chewing gum. वो औरत जो है उसने जानबूझकर उसको गिराया ताकि विलियम मॉरिस झुक सके उस पेपर पैकेट को उठाने के लिए, फिलग्री ब्रूच के पेपर पैकेट को उठाने के लिए, जिसमें उसको ढका गया था, रखा गया था, ताकि वो झुके। और इसी दौरान वो औरत उस फ्लावरिंग को, जिसको चिपकाया गया था च्युइंगम की हेल्प से काउंटर के नीचे, उस फ्लावरिंग को वहाँ से उतार कर, काउंटर के नीचे से च्युइंगम से उतार कर अपनी पॉकेट में, कोट की पॉकेट में डाल सके, इसलिए उसने जानबूझकर इसको गिराया था। नेक्स्ट, वेयर डिड द नरेटर फाइंड द रिंग फ्रॉम, हाउ डिड ही नो इट बी देयर। द नरेटर फाउंड the ring from the left pocket of that lady's coat. He knew that it would be there, the ring would be there, because the lady used left hand instead of using right hand. So due to that reason, he came to know that after taking out that ring, she would put that ring in the left pocket of her coat. क्योंकि उस लेडी ने लेफ्ट हैंड यूज़ किया राइट हैंड की बजाय, तो इससे उसे शक हुआ कि उसने उस रिंग को उतारकर लेफ्ट पॉकेट में ही डाला होगा। सेकेंडली, दैट लेडी put her hand at the same place where the American
पुट हिज ओन हैंड। दूसरा कारण ये है कि उस औरत ने अपना हाथ काउंटर पर उसी जगह रखा जहाँ पर उस अमेरिकन ने अपना हाथ रखा हुआ था। तो इन कारणों से उसे शक हुआ दैट द रिंग शुड बी देयर इन द लेफ्ट पॉकेट ऑफ हर कोट। यानी इस कारण से उसे शक हुआ कि ये जो अंगूठी है ये कोट की लेफ्ट पॉकेट में होनी चाहिए। I think sufficient time is there. You will note down first 5 questions and you will also learn them. Okay, thank you.